जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 पाठ 19। पाठ का नाम है अनुमानित व्यय। पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। तो इस पाठ को लिखने वाले हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो पाठ प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी के जीवन परिचय पर हम ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत के जनक थे। उनका व्यक्तित्व भारतीय क्षितिज में सूर्य के समान तेजस्वी और प्रतिभाशाली है। भारत की स्वाधीनता के सपनों को साकार करने में उनकी अहम भूमिका के कारण ही उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। लोग श्रद्धावश उन्हें बापू कहते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में एक कुलीन वैश्य परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे एक धार्मिक महिला थी। घर के धार्मिक वातावरण का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैट्रिक पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। विदेश जाते समय उन्होंने अपनी माँ के सामने यह प्रण किया कि मैं विदेश में जाकर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। बचपन से ही वे एक अच्छे, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। 1891 में वे बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके मुंबई आकर वकालत करने लगे। एक बार अपने किसी वकील के मुकदमे के संबंध में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के साथ अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार देखा। इसके विरोध में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। वहाँ उन्हें कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ा। भारत आने के बाद वे राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया जिससे भारतीय जनता को प्रेरणा मिली। उन्होंने देश की जनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अंत में उन्हीं के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के महान पुरुषों में से एक थे। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे सदा सत्य बोलते थे। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो के सिद्धांत पर चलते रहे। अंत में 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके मरने से सारा देश शोक में डूब गया। वे हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगे। ये रहा गांधी जी का जीवन परिचय। अब हम इस पाठ के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। इस पाठ में गांधी जी व्यय की बातें कर रहे हैं, आय और व्यय की बातें कर रहे हैं। तो वो ध्यान से आप देखेंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। मतलब प्रति माह तकरीबन 10 अतिथि यानी मेहमान आने की संभावना है।
इनमें 3 या 5 सब परिवार होंगे। गांधी जी का कहने का मतलब है कि इसमें से 3 या 5 ऐसे लोग होंगे जो सब परिवार यानी पूरे परिवार के साथ होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। गांधी जी का सोच है कि जो परिवार के साथ आएगा वो अपने परिवार के साथ अलग रहेगा और जो लोग अलग आएंगे वो अलग रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेतों के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ई गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सणासियाँ, 20 रतल, कीले छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च होगा। मतलब गांधी जी इतने सारे सामान के लिए 5 रुपये का अनुमान लगाए हैं। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। गांधी जी रसोई के लिए 150 रुपया खर्च करने के लिए सोचा है। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। यानी यातायात के लिए जब स्टेशन पर मेहमान आएंगे तो उनको आश्रम लाने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो भी होगा उसको। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं प्रति व्यक्ति का मासिक खर्च 10 रुपये लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का 6,000 रुपये आएगा। कह रहे हैं कि औसतन 50 लोगों को हम खर्च 6,000 रुपये का अनुमान लगाए हैं। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दो तो बाकी खर्च में कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों को जानकारी नहीं है इसलिए मैंने अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। गांधी जी का कहना है कि मैं जल्दी से यह अनुमान लगाया हूँ इसलिए मेरे से कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती है या मुझे उस स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है जो मुझे अनुमान में शामिल करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च,
6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्रियों के औजारों को भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैं उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अब आइए इसके कठिन शब्द के अर्थ को जान लेंगे। तो पहला है अनुमानित यानी अंदाजा, संस्था आश्रम, अतिथि मेहमान, औजार हथियार, पुस्तकालय जहाँ पुस्तकें रखी जाती है, मासिक महीने का बोझ भार, इंतजाम व्यवस्था, चौका रसोई घर, शिक्षण शिक्षा से संबंधित, ख्याल अनुमान। अब इस पाठ का सारांश हम संक्षेप में जान लेंगे। तो सुनिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की। वहाँ शुरू में 40 लोगों के रहने का अनुमान था। गांधी जी ने स्वयं आश्रम के अनुमानित खर्च का विवरण लिखा और आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाई। आश्रम में हर माह 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। उनमें से कुछ सब परिवार भी हो सकते थे। अतः गांधी जी ने आश्रम में 3 रसोई घर और 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के मकान बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसके अतिरिक्त 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियों की ज़रूरत थी। खेती योग्य कम से कम 5 एकड़ भूमि की ज़रूरत थी, जिस पर 30 लोग काम कर सके। खेती और बढ़ईगिरी के लिए औजारों की भी ज़रूरत थी, जैसे कुदाल, फावड़े, खुरपो, 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एयरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 सड़ासियाँ, 20 रत्ल, कीले, 1 मोंगरा, मोची के औजार। गांधी जी का अनुमान था कि इन सब चीज़ों पर कुल 5 रुपया खर्च होगा। रसोई के आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च होने की उम्मीद थी। सामान और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी की ज़रूरत थी। 50 लोगों के भोजन पर औसतन वार्षिक खर्च 6,000 रुपये होने की संभावना थी। प्रमुख लोगों की इच्छा थी कि 1 वर्ष तक यह प्रयोग अहमदाबाद में हो और सारा खर्च अहमदाबाद उठाए। गांधी जी की यह मांग भी थी कि यदि अहमदाबाद जमीन और मकान दे दे तो वे अन्य खर्च कहीं और से जुटा लेंगे। लेकिन विचार बदल जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि 1 वर्ष तक का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। फिर भी यदि अहमदाबाद तैयार न हो तो वे खाने के खर्च की व्यवस्था कर सकते थे। गांधी जी लिखते हैं कि जल्दी में तैयार किए गए खर्च के अनुमान में संभव है कुछ चीज़ें छूट भी गई हों। यदि अहमदाबाद सारे खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार होंगे: मकान और ज़मीन का किराया, पुस्तकालय की अलमारी का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष का खाने का खर्च 6,000 रुपये। गांधी जी लोहार तथा राजमिस्त्री के औजारों की भी आवश्यकता महसूस करते हैं, परंतु उसका और शिक्षण संबंधी खर्च उन्होंने शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की ज़रूरत होगी। जय हिंद, जय भारत।